अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि 9 मई को फौजी तनसीबात की सिक्योरिटी बरकरार ना रखने पर 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। कहते हैं कि सानहा 9 मई को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मुलव्वस अफराद, मंसूबा साजों और रुकावटें डालने वालों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका ताल्लुक किसी इदारे से हो या फिर सियासी जमात से हो। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविल ट्रायल करने वाला जो बेंच था वो टूट चुका है और अरकान की नाअहली 5 साल तक महदूद करने का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुका है। दुबई में होने वाली मुलाकात में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान किन उमूर पर बातचीत हुई है उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब आप बताएं कि इतनी सख्त कार्रवाई या इस तरह का ट्रायल माजी में देखा नहीं गया है जो अब देखा जा रहा है। माजी में इस तरीके से आर्मी तनसीबात पे हमला भी नहीं किया गया और इस मनसूबा बंदी के तहत कि पूरे मुल्क में उनकी निशानदेही की गई। लोगों ने अपने मैसेजेस में लोगों को दावत दी कि अपने फ़लानी जगह पे पहुंचना और ये काम करना है। ये भी तो माजी में नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें मैंने इसी टेबल पे बैठ के कहा, कई चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं जब होती हैं। हर केस की नोयत मुख्तलिफ होती है, सज़ाए मौत वाली भी, लेकिन किसी में सज़ा होती है और किसी में सज़ा नहीं होती। अब इनका ये ख्याल था कि ये नौजवानों को उकसा दिया इन्होंने तो इंकलाब की तरफ जा रहे हैं और ये बातें इंकलाब की आप सुन चुके हैं। अगर आप भूल जाएं तो आपकी मर्ज़ी है। किसने कहा था कि सड़कों के ऊपर खून बहेगा? किसने कहा था कि अपना सिविल नाफरमानी होगी? किसने कहा था कि क्राइसिस और गहरा होगा? किसने कहा था ये रेड लाइन है अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया? अगर अफराद की रेड लाइन्स हैं तो फिर रियासत की भी रेड लाइन्स होती हैं और रियासत की रेड लाइन्स के लिए जो ताज़ा तरीन सबक सीखने वाला है वो अमेरिका के रियासत की रेड लाइन से है कि वहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग पे ट्रंप के हामियों ने हमला किया, 1000 लोगों को सज़ा हो रही है। उसको भी सज़ा हो रही है जिसने अपनी टांगें उठा के मेज़ पे रखी हैं स्पीकर की और उसने कोई आग नहीं लगाई, उसने कोई चीज़ तोड़ी नहीं वहाँ पे, लेकिन उसको भी सज़ा हो रही है। हमारे मुल्क की भी एक रेड लाइन है। वो रेड लाइन है कि हम इस अदारे को जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता है, मुझे उसके उन रवैयों के साथ इख्तिलाफ हो सकता है कि उसके कुछ अफराद अगर अपनी पोजीशन को जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें तो मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता था। आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो मैं करूँगा, लेकिन मैं इदारे को एट स्टेक नहीं कर सकता। तो आपका ये सवाल जो है बड़ा अहम है कि ऐसे फैसले क्यों आर्मी ने किए। आर्मी ने बता दिया कि हम अपने डिसिप्लिन की वायलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, खा उसमें कितने अहम हमारे अफसरान क्यों ना शामिल हों और उनके लवाह क्यों ना शामिल हों, उनकी फैमिलीज़ क्यों ना शामिल हों। तो उन्होंने सही फैसला किया। आज ये आप बर्दाश्त कर लें तो कल इससे बड़ा वाक़या भी हो सकता है। मतलब आप फ़र्ज़ करें कि अगर वो आग लगा दी जाती उन सारे जहाज़ों को, मैंने पहले भी कहा है, तो मुझे बताएं इसका जवाब फिर कौन पेश करता कि जहाज़ों को जो आग लगाई। आपको शायद याद हो नवीद और जावेद को भी कि ये वाक़या कराची में करने की कोशिश की तक़रीबकारों ने कि उन्होंने हमारे जहाज़ों तक पहुँचने की कोशिश की। तो उन तक़रीबकारों तो इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है ना, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो तक़रीबकारी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने आज सज़ाएँ दी हैं, लेट मी रीड आउट कि उन्होंने जो सज़ाएँ दी हैं वो उसको क्या करना चाहिए उन सज़ाओं का, बिल्कुल ठीक है। और जो उनके ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, अब मुझे 2 लाइनें के बाद इजाज़त दीजिएगा। उन्होंने कहा कि 9 मई को इंकलाब का झूठा नारा लगा के नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया, ये हकीकत है। और उन्होंने कहा कि इन तमाम मुलज़मान को मुकम्मल कानूनी हकूक़ हासिल हैं, इन्हें अपील का भी हक़ हासिल है, इन मुलज़मान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक़ हासिल। जब आपने अपील का हक़ भी दे दिया और क्या किया आपने, लेफ्टिनेंट जनरल में 3 अफसरों को आपने नौकरी से बर्खास्त कर दिया, दे वर इन्वॉल्व। तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी? हम आदी हो गए हैं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने के। ये अफसोसनाक हमारा रद्द-ए-अमल है। मेरी लाख सियासी ख्वाहिशात हों, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द आर्मी। ठीक है, आर्मी को भी अगर आपने कमज़ोर कर देना है, आपने इसको पुलिस बना देना है और फिर बाद में फिर नारे मारने हैं कि यार ये तो कुछ करने के काबिल नहीं रहे, आई एम सॉरी।
सर नवीद चौधरी साहब की राय लेना चाहूँगी। नवीद साहब, आप देखें कि अंदरूनी एहतसाब भी कितना ज़रूरी है। ये कार्रवाई नॉन स्टेट एक्टर्स, तो इसके बाद हम उनसे भी तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात को डिज़ाइन करें, मगर आप देखें कि ये तो मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई है। देखें, ये जो कुछ हुआ है इसके हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी मुख्तलिफ इदारों में मौजूद अफराद जो आला ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई एब्रप्टली मामला हो गया, यकायक। ये नहीं, ये एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, उसके लिए जहन साजी की गई। जैसा आज डीजी ने कहा, ऐसा ही था, हमें नज़र आ रहा था, मीडिया के लोग हैं, हम जान लेते हैं काम कैसे हो रहा है। जिस वक्त आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करना था और जो कुछ किया जा रहा था उस वक्त नेशनली और इंटरनेशनली हमारे नोटिस में था, और उनके भी होगा ज़ाहिर है। और यहाँ जब इदारे को निशाना बनाने की बात की गई तो वो इदारा ही था। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, दोबारा दोहरा दूँ, किसी को गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। जनरल बाजवा की ज़ात निशाना नहीं थी अकेली। आप वो तस्वीरें निकालें, सोशल मीडिया कैंपेन देख लें, उसमें जनरल फैज़ को निकाल के बाकी तमाम जर्नलों की जो सीनियर मोस्ट थे, जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल नुमान, ठीक है जी, और उसके बाद जनरल अदर अब्बास, इनकी तस्वीर लगा के भी जनरल आमिर, बहुत सख्त प्रोपेगेंडा किया जाता था। DGISI और DGC के मतलब तो जो हुआ वो सो हुआ, मतलब ये इदारा निशाना था। फिर ये पूरी कैंपेन चली, कैंपेन के लिए लोग बाहर गए, बाहर से बैठ के फिर उन्होंने जहन साजी की। उसके लिए यहाँ के यूट्यूबर इस्तेमाल हुए जो सहाफ़त के नाम पर हमारे इदारों ने ही उनको पाल पोस के यहाँ पहुँचा दिया कि टूटी हुई मोटरसाइकिलों से वो बड़े बड़े फार्म हाउसेज में मुंतकिल हो गए और लैंड क्रूजरें और लेक्सिस गाड़ियाँ उनके पास आ गई। ये हमारा भी कसूर है, लेकिन फिर बाहर के जो एलिमेंट होते हैं, जब आप अंदर से रास्ता देंगे तो बाहर के एलिमेंट तो आएंगे। आज डीजी ने जो बात की है ना, वो सबके लिए सबसे बड़ा पैगाम है। उन्होंने कहा कि अगर हमने इस इंतशार का रास्ता ना रोका तो फिर बैरूनी यलगार की राह हमवार हो जाएगी। बिल्कुल, दैट्स ऑल। मामला बड़ा क्लियर है। जो बात इफ्तिखार साहब ने की कि कोर कमांडर की सतह पर कार्रवाई हो गई, मेजर जनरल रगड़े गए, नीचे अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, उससे एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर चला गया। देखिए, कोर कमांडर का फारग होना फुल फ्लैज वार के अंदर जहाँ कोई गलती हो जाए ना, वहाँ एक आध बंदे को कहते हैं कि भाई आपके कागजात सिमट दिए हमने किसी तरीके से कि आप चले जाए, रिटायरमेंट दे दी। यहाँ बरतरफ किया गया है। ये फुल फ्लैज वार में होता है कि एक आध कोर कमांडर गया, नीचे को 2-4 डिवी कमांडर गए, एक आध ब्रिगेडियर गया। फुल फ्लैज वार की बात कर रहा हूँ। ये साजिश, और डीजी साहब का जो लहजा था, ये साजिश बहुत मुनज़्ज़म थी और इस पर अमल दरामद करने के लिए उसी वक्त बहुत सारे जो बैरूनी और अंदरूनी रास्ते हरकत में आ गए। डीजी ने जो और इम्पोर्टेंट बात की है, वो बता रहे हैं कि इसके 3 से 4 मास्टरमाइंड्स हैं, यानी कि वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अभी उनका तस्करा उन्होंने नहीं किया। और 10 से 12 वो जो लोग थे वो मंसूबा साज थे, मतलब मास्टरमाइंड ये थे, फिर आगे मंसूबा बना के इम्प्लीमेंट किया गया। 10 से 12 वो हैं, उनका भी एहतसाब होना है। फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इंतहाई बदबख्ती की बात है, मकरूह फेल है, पहले से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है कि ये सब कुछ करने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोई जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, यानी कि एक चोरी और ऊपर से सीना जोरी। और ये सिलसिला अभी जारी है। तो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से मैसेज दिया है कि इस तरह की जो सूरत हाल है उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सादा सी बात है, जो इदारा अपने कोर कमांडर सतह के अफसर को स्पेयर नहीं कर रहा तो बाहर वो किसको स्पेयर करेगा? तो ये मैसेज सबके लिए है। ठीक है जावेद साहब, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का रद्द-ए-अमल करने का मकसद था कि फ़ौज को उकसाया जाए, और फ़ौज ने बर वक्त रिस्पॉन्ड ना करके उनकी साजिश को बेनकाब किया है। और जिस तरह नवीद चौधरी साहब की भी आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं कि इसमें फ़र्द वाहिद की मनसूबाबंदी नहीं है, ये नेटवर्क बड़ा है। देखो, पहली बात यह है कि 9 मई वाला जो वाक़या है, ये पाकिस्तान की तारीख़ और पाकिस्तान की कौम और रियासत के ऊपर बदनुमा दाग है, और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे किसी भी सतह पर हैं, उन सब को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये सिर्फ फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर उन्होंने एक बात की, जहन साजी की
कि 1 साल से जहन साजी की जा रही है। मैं ये समझता हूँ ये जहन साजी का जो अमल है वो कहीं 2014-15 से स्टार्ट हुआ है, जब मौलाना फजलुर रहमान भी इसी तरह के बयानात देते थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी, मियाँ नवाज शरीफ के बयानात भी सबको याद हैं, खलाई मखलूक वाले। और फिर जिस तरह आर्मी के ऑफिसर्स का नाम लिया जाता था, ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह उन्होंने जर्नल्स के बारे में गुफ्तगू की, और फिर अयाज सादिक साहब के बयानात, सब भरी पड़ी है ये जो जहन साजी की तारीख। और फिर जब इमरान खान आए तो उन्होंने तो बिल्कुल ही एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट की कि फुल फ्रंट आकर उन्होंने फ़ौज के अदारे को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें मीर जाफ़र से लेकर मीर सादक तक, और मतलब खिला न्यूट्रल और क्या क्या चीज़ नहीं दी। उन्होंने प्रॉपरली ये बात समझ ली कि अगर इस मुल्क में कोई फ़ैसला कहीं हो सकता है तो वो आर्मी का अदारा है जिसके हाथ में ये गवर्नमेंट खेल रही है। सो इस चीज़ को देखते हुए जब जहन साजी इस हद तक पहुंची तो 9 मई वाला वाक़या हो गया। अब कौन कितना इन्वॉल्व है ये आने वाला वक्त और वो शवाहिद बताएंगे जब कौम के सामने रखी जाएगी, और फिर कौम फैसला करेगी। एक्चुअल सजा कौम ने देनी है, ये बात मेरी आज लिख लें। कोई भी अदारा सजा नहीं दे सकता, क्योंकि आप किसी को नाहल नहीं कर सकते जब तक कौम नाहल ना करे। अच्छा, ये है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है मुनीज़े, ये बात हमें समझने की है कि हमने इस 9 मई से क्या सीखा है, क्या गलतियां की हैं हमने, और आने वाले वक्त में इस मामले को सुधारने के लिए हमने अपने मुल्क को कैसे लेके जाना। जावेद साहब, बात यही है कि सानेहा 9 मई रिपीट इस सूरत में नहीं होगा जब तक इसके अंदर मौजूद तमाम मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक ना पहुंचा दिया गया। और आज इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि अगर कार्रवाई ना की गई तो सियासी गिरोह कोई और भी मौजूद हो सकता है या बन सकता है या सामने आ सकता है जो फौज को निशाना बनाए। और बात यही है कि ये मुनज़्ज़म साजिश थी, इसमें मौजूद जो लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के हवाले से। वेलकम बैक। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो केस जारी था, एक बार फिर से उसका बेंच टूट चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप बताएं कि आखिर ये बेंच बार बार क्यों टूट रहा है। देखें, आज वफाकी हुकूमत के जो वकील हैं अटर्नी जनरल साहब, उन्होंने कहा जी मैंने अपने क्लाइंट से मशवरा किया है। वो कह रहे हैं कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब खुद भी ये फरमा चुके हैं कि एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब से उनकी अजीज़दारी है, तो अगर किसी को एतराज़ है तो बता दें। तो उसके बाद उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से फिर अटर्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप एतराज़ उठाएँ और चूँकि इनकी कराबतदारी है ये उठ जाएँ। वो और बड़ा अच्छा मैसेज गया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट या को कराबतदारी हो किसी दरख्वास्त गुजार के साथ, उसको बेंच से उठ जाना चाहिए। तो उस वाले से फिर ये आज बेंच टूट गया। मामला बड़ा सादा सा है कि हम तो पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक तरफ तो ये है कि एक दरख्वास्त गुजार से कराबतदारी है और एक फाजिल जज साहब वहाँ से उठ गए। दूसरी तरफ हालत ये है कि 2 दरख्वास्त गुजार जो हैं उनको बुला के चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया, ये पहले चीफ जस्टिस है मेरे ख्याल में बहुत मुद्दत के बाद, जो बेंच बनाते हैं तो फैसला पहले सामने आ जाता क्या है। तो और उसके बाद है इन पर जब भी जो इतराज़ उठाया गया, आज इस वाले से मैं बात ये करना चाहूँगा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि उठे बड़े प्रोफेशनल जज हैं, कि जब इन पर इतराज़ उठाया जाता है कि भाई आप ये केस ना सुने, आपका ये मामला इस हवाले से एक पार्टी होने का तासुर दे रहा है, तो ये उसको भी दरखोरे इतना नहीं समझते। मिसाल के तौर पर बहुत बात हो चुकी है लेकिन बात वैलिड है इसलिए करनी पड़ती है। मसलन जब सास की ऑडियो पकड़ी गई और आपने उसकी इंक्वायरी भी नहीं होने दी, अच्छा वो ऑडियो ये थोड़ी है कि वो कमेंट रूटीन का कर रही हैं, वो बेंच पर असरअंदाज हो रही हैं। वो कह रहे हैं मैंने उनको भी कह दिया, मैंने उमर से कहा कि तुम्हारे लिए ये लाखों लोग दुआएं कर रहे हैं, मैंने मुनीब को भेजा उसने मुझे भेज दी, इजाज़त हसन का नाम लिया बगैर जिक्र है, यानी कि अच्छा फिर वो कह रहे हैं मार्शल नहीं लगा रहे, भाई घर में डिस्कस हो रहा ना कुछ। तो ये सारे मामला जो हैं इस बात के मुतकाजी थे कि चीफ जस्टिस साहब खुद को अलहदा करते और फुल कोर्ट ही बना देते अगर आपने बैठना ही था, वो भी आप नहीं बना रहे। फॉर्मेशन देखें बेंचों की कि जब बनाया है उन्होंने, वैसे तो मुझे कामिल यकीन है कि जस्टिस काजी फाजीसा ने फौजी अदालतों के ख़िलाफ़ ही फैसला देना था,
लेकिन बेंच बनाते हुए भी उन्होंने ख्याल रखा कि 4-5 की रेशो हो जाए पहले ही। आप अंदाज़ा करें ना ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद अब एक ही इंडिपेंडेंट जज रह गए हैं इस बेंच के अंदर, जस्टिस ये अफरीदी, मुमकिन है कल को वो भी उठ जाएं। तो ये पैगाम है बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए कि जब एक एतराज़ आ जाए और आपके मतलब तो बड़े वैलिड एतराज़ आ चुके हैं तो आपको बेंच से उठ जाना चाहिए था, वरना फिर आप कल को कहेंगे जी वो फैसले नहीं माने जा रहे। आज वो एतजाज़ हसन साहब बाहर आए हैं, मुझे हंसी आ रही थी। इन सब को नाहल कर दिया जाए, 5-5 करोड़ जुर्माना कर दे, तय करके आए हैं पहले आप जब दरख्वास्त देने गए थे उसमें। मतलब ये तो ये बुकरा की लैंग्वेज है। वो बाहर कहता जी जिसने फैसला नहीं ना माना इलेक्शन का कराने के 14 मई को, उनको नाहल कर दें और 5-5 करोड़ जुर्माना दें। यानी कि ये लिख के दे के आए हुए हैं। वो जनरल बाजवा साहब याद आ गए, कहते हैं हमारे जज इतने लाइक हैं कि उनको फैसले करने नहीं आते थे। जहांगीर तरीन के केस में वो फंस गए, मैंने कहा यार ठहरो मैं करवाता हूँ। फिर मैंने 2 वकला से वो फैसला लिखवाया, फिर जजों को दिया, और उसमें कौन कौन से जज शामिल थे अब शायद इस पर तो नज़र लग जाए, अभी भी बैठे हुए हैं वो। तो ये मामला इस मुल्क के अंदर हो रहा है, तमाशा बनाया हुआ है। तो आज जो कुछ हुआ है वो बुनियादी तौर पर पैगाम है चीफ जस्टिस उमरता बंजाल साहब और हम ख्याल जज। अच्छा आज वो नाराज़ हुए हैं कि हमें हम ख्याल जज क्यों कहा जाता है, तो ये तो बड़ा नरम लफ्ज़ है। जो कुछ कहा जा रहा है वो तो शायद आपको पता ही नहीं है। सर वो कहते हैं हमें बदनाम ना किया जाए। आप देखें ना, आप अंदाज़ा करें, यानी कि वो कह रहे हैं हमें बदनाम ना किया जाए। हम ख्याल कहने पर भी कहते हैं बदनाम किया जा रहा है आपको। अगर आपको लाइक माइंडेड ना कहें, आप एक ज़हीन फतीन आदमी है माशाल्लाह, और आप जैसे ज़हीन फतीन आपके दीगर अहबाब हैं, तो अगर लाइक माइंडेड है इसका मतलब सारे लाइक हैं। तो हम तो इस सेंस में कह रहे हैं, ठीक है। तो आगे वो पता नहीं किस सेंस में खुद लेके जा रहे हैं इसको। इफ्तिखार साहब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। वो कह रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कि ये अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते हैं। एक तरफ उसको ये इतराज़ है कि उनको लाइक माइंडेड क्यों कहा जा रहा है, एक तरफ उसका रद्द-ए-अमल देखें। वो इल्ज़ाम लगा रहा है हुकूमत पे कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाना चाहते हैं, और फिर उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातें अगर जज साहब कहेंगे तो जज साहब को जवाब भी फिर इसी ज़बान में मिलेगा ना। तो फिर जब जवाब मिलता है तो फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जो एहतराम है उसको बरकरार नहीं रखा जाता। ये उनको सोचना पड़ेगा। बेंच का टूटना अच्छा नहीं हुआ, मैं खुद समझता हूँ, लेकिन मंसूर अली शाह ने कल भी कहा था, सवाल उठाया था, उसका अटॉर्नी जनरल को चाहिए था कोई बात करता, अटॉर्नी जनरल ने उसका बात नहीं की। लेकिन अटॉर्नी जनरल कहता है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा, तो मैं एम फोर्स टू पॉइंट आउट, ये मैं फोर्स कर रहा हूँ। अब सवाल ये 6 रुकनी बेंच है। अब कितने जज हैं जी सुप्रीम कोर्ट में? 15 जजेस में अगर 6 रुकनी बेंच एक फ़ैसला करे और उसको अगर ना माना जाए तो मशवरा दिया जा रहा है कि लोग ना मानने वालों को 5-5 करोड़ जुर्माना कर दिया जाए। क्या मशवरे दे रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर? क्या जिस आदमी ने ये मशवरा दिया है आज तक उसकी ज़िंदगी में इस बुनियाद पे किसी एक फरीक को करोड़ों रुपये भी जुर्माना हुआ है? मादरत इस वक्त 16 हो गए हैं क्योंकि जस्टिस मुसर्रत अली भी आ गई हैं। 16 चलिए 16 फिर भी 6 और 16 में से 6 का नहीं, मैं कह रहा हूँ ये मशवरे क्या दे रहे हैं उनको, आप अंदाजा करें। नहीं मशवरे क्या दे रहे हैं कि मतलब इन्होंने बाद में प्रैक्टिस कोई नहीं करने का, ये फैसला लिख के तो नहीं कि आपने ये सुनाना है। लेकिन 2 वकील गए थे ना, दोनों बड़े वो पुख्ता वकील हैं, बड़े मंझे हुए। देखिए सिंपल सी बात है, मैं ये समझता हूँ कि जज साहब आप अपने आप को इस मसले से निकालें बाइज़्ज़त तौर पे। आपने कहा एक फ़िक्रा आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, आपने कहा जब हमारे पास आया था इलेक्शन का केस तो हमने कोशिश की थी कि अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया, सख्त एक्शन से गुरेज किया। जब आपने उसकट गुरेज किया, जब पूरे सूबे की असम्बली का मसला था, तो अब कुछ लोगों को बचाने की खातर आप सख्त कदम उठाना चाहते हैं, तो वो इसको कहते हैं लाइक माइंडेड अप्रोच। वहाँ पे आपको सख्त एक्शन ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मसला था कि जावेद बेचारा आपका केस लड़ के पागल हो गया मेरे साथ। वो 60 दिन और 90 दिन के अंदर वो उसको मुँह ज़बानी रट लिया उसने। रात को सोते वक्त भी इसके घर वाले बताते हैं कि ये इस किस्म की आवाज़ें निकालता था, आपने उसकी भी नहीं सुनी। वो था कि एक्शन लेते आप, अब गुजर गया, अब आप उसके कहने पर उनको 5-5 करोड़ जुर्माना करेंगे। खुदा का खौफ करें, चलने दें मुल्क को आगे। पहले हम बहुत उलझनों में फंसे हुए हैं, एक नई उलझन न पैदा करें प्लीज़, आई विल रिक्वेस्ट यू। जावेद साहब क्या पैगाम दिया जा रहा है इन सब
मामलात से जो आप देख रहे हैं? पाकिस्तान में पिछले 1 साल से आइन, कानून, अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का जो शुगर लगाया गया है वो तारीख में कभी नहीं हुआ। बदकिस्मती ये है कि 14 मई के फैसले को जिस तरह इन्होंने हवा में उड़ा के हुकूमत ने रफू कर दिया और आइन और कानून की 1% लिहाज नहीं किया, तो उन्होंने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करके अदलिया को पैगाम दिया कि जनाब आप जो मर्जी फैसला करें, जो हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी मर्जी का बेंच होगा, हमारी मर्जी के फैसले होंगे तो हम मानेंगे, वरना कौन सुप्रीम कोर्ट, कौन चीफ जस्टिस, कौन बेंच, हम इसी तरह करेंगे। और राना सनाउल्लाह ने तो पहले ही कह दिया था ना कि जनाब जिस बेंच को, जिस फैसले को हमारे मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। जिस मुल्क में ये हाल हो जाए, आप समझते हैं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा मुस्तकबिल में? यह है बदकिस्मती, यह है रोने का मामला। बात फैसले की नहीं है, बात है कि आपने एक अदारे को बर्बाद करने का सोचा हुआ। मियां नवाज शरीफ ने माजी में भी यही कुछ किया ना, उठा के देख लें, बैग भी जा रहे हैं, कोयटा भी जा रहे हैं, होल्ड करें, हाल की भी बात हो जाएगी, होल्ड करें। आपने बैग भी पहुंचाए हैं, आपकी टेपें भी निकली हैं, आपने अदलिया पे हमले भी किए, आपने चीफ जस्टिस को भी उड़ा दिया। बेनजीर भुट्टो की एक बेहतरीन गुफ्तगू है कि जनाब मियां नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से बाहर होता है तो इक़्तिदार जो अदारे होते हैं इनको लड़वाने की सारी साजिशें करता है। तो ये मियां नवाज शरीफ का वतीरा है और आज भी पिछले 6 महीने से यही हो रहा है, क्योंकि 14 मई का फैसला आया, आपको वो पसंद नहीं था, आपने अदारे में तकसीम का मामला शुरू कर दिया, अदारे को टारगेट। यही जो आज मेरा मोहतरम अटार्नी जनरल आज बात कर रहा है, उसको 3 दिन पहले नहीं याद था कि इनका क्या उसके साथ रिश्ता है। लेकिन ये एक प्लानिंग है, ये पूरी एक साजिश है अदारे के खिलाफ कि अदारे को तरीके से हमने टारगेट करना है। बात ये है, मुझे ये लगता है कि ये जो फैसला आना, ये मिलिट्री कोर्स को ख़त्म करने का नहीं आना। मैं ये समझता हूं ना कोई ख़त्म कर सकता है। और आज की ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी बात वाज़ेह होगी। जरा तरीके को एलैबोरेट कर दिया जाएगा, उसमें अपील के हकूक़ के बारे में गुफ्तगू हो सकती है। आज जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन किया था ना अपील के हक के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ के पास ये राइट है और उसके बाद का राइट तो रैया जो तरीकाकार तयन होगा जिसमें इंसाफ होता हुआ नजर आए, जिसको मैं जो पहले बात कर रहा था कि इंसाफ वो है जिसको कौम एक्सेप्ट करे। जो लोग मुजरिम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आपने पहले मैं बात मुकम्मल करना चाह रहा था कि जो लोग देखो हमले में इन्वॉल्व हैं, जो अंदर गए हैं, तोड़ फोड़ में शामिल हैं, उनको सजाएं दें, मगर जो लोग बाहर हैं मेरा ख्याल है कि उनको मिलिट्री कोर्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। ठीक है जावेद साहब, आपका ख्याल हम तक, लेकिन ये इस बात का फैसला तो फिर किया जाएगा बाद में जब उनके साथ गुफ्तगू की जाएगी, उनकी इंटेरोगेशन होगी कि जो लोग बाहर थे आया वो उसमें मुलविस थे या नहीं थे, क्योंकि जो सियासी रहनुमा थे बाहर खड़े वो वहाँ क्या कर रहे थे, वो वहाँ पिकनिक करने तो नहीं आए थे। अभी ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा रहा है 102 शरपसंदों का, वो जारी और सारी है और ये सिलसिला अपने अख्ताम को पहुँचेगा, मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। अभी हम एक ब्रेक पर जाना, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि दुबई में क्या चल रहा है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह की हमने बात की कि दुबई में क्या जारी है, दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन चुका है। नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं और उनके दरमियान मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, किन उमूर पर बातचीत हुई है, ये जावेद साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखो गुफ्तगू तो जो हुई होगी, असल तो रास्ते तयन किए जा रहे हैं उनके वापसी के, जो आज कल पार्लियामेंट ने भी किया और आज सदर साहब ने भी दस्तखत कर दिए। तो वापसी का रास्ता जब तयन हो गया है कि जो जिन्होंने भेजा था अब वो लाना चाह रहे हैं, तो मामला सुधर गए हैं, तो आज उसी पे गुफ्तगू होनी है, जिसमें मुस्तकबिल का लाया अमल है उसके बारे में गुफ्तगू होगी। क्योंकि जो PDM का इत्तेहाद बना था उस इत्तेहाद में सिर्फ एक शिक रह गई है, बाकी शिकें तो पूरी हो गई हैं। वो शिक क्या थी कि मियां नवाज शरीफ को कैसे वापस लाया जाएगा। अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी उधर पहुँचे हैं, मरियम नवाज़ उधर हैं, आसिफ जरदारी उधर हैं, उधर 3 चीज़ों पे ज़्यादा गुफ्तगू होगी। पहली चीज़ कि अगर इलेक्शन होते हैं, अगर इलेक्शन की डेट पे कोई ये लोग एग्री कर जाते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी निगोशिएट करने की कोशिश करेगी सीटों पे।
कि हमें पंजाब में सीटें, क्योंकि अब तो इलेक्शन ओपन फील्ड है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म हो गया, अब ओपन फील्ड हो गई है, इन्होंने आपस में ही तय करना है किसने कितनी सीटें लेनी है। तो इलेक्शन तो बस अब एक नूरा कुश्ती होगी, उसके मुताबिक उसी पे गुफ्तगू हो रही है कि इंटरम सेटअप पे क्या होगा, किसकी ख्वाहिश का बंदा होगा, मुस्तकबिल में जो सीटों की मैंने बताया, फिर उसके बाद आगे आने वाले वक्त में जो गुफ्तगू होगी कि वज़रा कौन होंगे और कौन कितना मैनेज करेगा। सिर्फ बंदर बांट के अलावा इस गुफ्तगू में कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये सारी ख्वाहिशात की जंग है, इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग है। इन मुलाकातों का ना अवाम से कोई ताल्लुक़ है, ना जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका कोई आइन से ताल्लुक़ है। क्योंकि ये वही मियाँ नवाज शरीफ है ना, 50 रुपए के स्टाम्प पे भगौड़े हुए हैं, अब उनको लाया जा रहा है क्योंकि कबूलियत हो गई है ना। तो इधर कौन सा आइन है, कौन सी अदलिया, कौन सा कानून है? अगर उस वक्त गलत था तो उस वक्त के गलत में शामिल वाले लोग हैं, वो किधर हैं, वो कहाँ खड़े हैं, उनके बारे में कौन पूछ-गुछ करेगा? क्या सिर्फ और सिर्फ ये मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते हमवार करने के लिए किया जा रहा है? क्यों कि आज जो उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी, जो सबसे बड़ी अपोजिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके खिलाफ तो क्रैक डाउन हो रहा है ना। तहरीक इंसाफ को तो किसी ने नहीं रोका था कि वो टेबल तो पर क्रैक आकर बैठते डाउन, और जो गलत किया हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे। कौन सी मफाहमत, करप्शन की और एक सादा की क्या मफाहमत होती है? सर आप तो वही बात कर रहे हैं जो उनका बाकी बात करता है कि हर शख्स करप्ट है, मैं उनके साथ बैठूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। अगर इस तरह ही कहेंगे कि हर शख्स करप्ट है मेरे अलावा, तो फिर हम मुफाहमत का रास्ता कैसे इख्तियार करेंगे? अदलिया ने करप्ट किया था ना, तो नहीं किया था ना, कैसे बनाएंगे? इसी सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट करके उनको बाहर भेजा था। जावेद साहब, मुझे इफ्तिखार साहब की राय लेनी है। इफ्तिखार साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस? जी इफ्तिखार साहब। जो लोग ये उसको कहते हैं भगोड़ा कहते हैं, को कुछ कहते हैं, मैं कहता हूँ जाइए उस असद उमर साहब से पूछिए कि उसको किसने बाहर भेजा था, ख़त्म। इसके बाद आगे बात चलती है। देखिए जी, इसने कहा वहाँ बंदर बांट हो रही है, ख्वाहिशात की जंग है, वो आईनी जंग नहीं है। ये सारी बातें करने की है। जब सियासतदान बैठते हैं तो सियासत में बात करते हैं, आइंदा आने वाले दिनों का प्लानिंग करते हैं। हम जब सहाफ़ी बैठते हैं तो हम जर्नलिज्म में उस हवाले से बात करते हैं। जहाँ पे औरतें बैठती हैं तो कपड़ों की बात करती हैं, चूड़ियों की बात करती हैं, मार्केट में कौन सा नया प्रिंट है उसकी बात करती हैं। तो जिस किस्म का माहौल होगा वहीं पर वहीं बातें होंगी। अब वो सियासतदान है, आज खाना था, वहाँ पर ये बातें होंगी, प्लानिंग की गई होगी, मनसूबाबंदी करो। इस तरह बैठते हैं। एक अगर दोबारा इस मुल्क के अंदर एक मखलूत हुकूमत जन्म लेती है, स्ट्रॉन्ग मखलूत हुकूमत, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए ज़रूरत है अगले 5 सालों के लिए। बहुत हो गया, हमने पिछले 5 साल क्राइसिस में गुजार दिए, कुछ नहीं हासिल किया, हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। ये बहुत लंबी तकरीरें करता है ना राना, ये भी मैं से बहुत मुतासर हूँ इसके इक़्तिसादी अमूर पे, इसके अबूर से, और इसने मुझे बहुत ख़राब किया है। इसने मुझे बताया पाकिस्तान तबाह हो गया इक़्तिसादी तौर पे। तो उस तबाहशुदा पाकिस्तान को बचाने के लिए फ़ैसला किसने करना है? यहाँ के पॉलिटिशियंस ने करना है। लेट देम डिसाइड समथिंग। और ये कहना बंदर बांड है, भी साफ ज़रा है, उन्होंने सीटें, अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो कुछ सीटें खाली करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी है जी। और ये तो हम डिसीजन करने वाले तो कोई नहीं है। हाँ, आपके पास एक हक़ है वोट देने का, आप वोट नहीं देना चाहते ना दें, ख़त्म। तकरीरें कम करें, अमल ज़्यादा करें। ठीक है, जावेद साहब आपको शायद करना चाह रहे हैं? साहब ने बात की कि ये सियासतदानों के पास हक़ हासिल है मुआशी फ़ैसले करने का। तो अभी जो हुआ आपके सामने ही है ना, उसमें जो मुआशी लायामल तय हुआ, जिसमें अब मैं क्या कहूँ। और अब जो लेटेस्ट मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि जो IMF के साथ डील हुई है, डार साहब को तो साइड पे कर दिया गया। डार साहब तो अब डील नहीं कर रहे, खुश हो लड्डू अब कौन कर रहा है ये अब इफ्तिखार साहब भी पूछ के बताएंगे कि ये सियासतदान फैसला कर रहे हैं। नवीद साहब, अरकान की नाअहली 5 साल तक का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुका है। आप क्या देखते हैं? रो रहे हैं। देखिए, ये इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। जिस वक्त पाकिस्तान को मुआशी, सियासी, अदालती, सहाफ़ती ट्रैक से उतारने का मिशन स्टार्ट किया गया था, अब उसकी रेक्टिफिकेशन शुरू हुई है। उसमें ये किया गया था, अदालती महाज के ज़रिए ही सियासतदानों को निशाना बनाया गया। आपके सामने मौजूद है सारा मामला, बच्चा बच्चा जानता है किस तरीके के साथ जनरल फैज़ हमीद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के पास गए, अरशद मलिक साहब वाला मामला, खोसा कैसे दरख्वास्तें दबा के बैठा रहा, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसी वक्त उसको उड़ाने वाला था। तो ये अब इसकी रेक्टिफिकेशन हो रही है। वो एक प्लान का हिस्सा था, प्लान भी पिटा, हाइब्रिड निज़ाम भी पिटा, उसको लाने वाले भी पिटे, रुसवा भी हुए। तो अब ये जो कानून साजी हो रही है, आइन के अंदर मुद्दत का तयन नहीं था,
जजों को हुक्म ये दिया गया था कि आपने नवाज शरीफ को मैदान से आउट करना है, सजाएं दे के नाहल करके, वो उन्होंने कर दिया। अब मुद्दत का तयन नहीं था, फिर सोचा कितनी देर किया जाना चाहिए। फिर वो साकिब निसार साहब की जो बहुत अजीम जज हैं, उनकी हिस्से इंसाफ जो है वो जागी। उन्होंने फिर अपनी सरबराही में एक बेंच बनाया, बेंच बना के उसने कहा जी कि सारी उम्र के लिए नाहल। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहन की जो अप्रोच है, इनकी जो सोच है, और ये किस हद तक शाह से ज़्यादा शाह के वफादार है। भाई जिसने तुम्हें आर्डर दिया था उससे पूछ लेते, उसने सारी उम्र का कहा था नाहल करने का। बेक जुर्म हुआ है तो उसकी भी तो सजा ही है ना, एक लिमिट है ना उसमें। वो किसी खुदा न खास्ता ऐसे शरईया में मुब्तला है कि सारी उम्र के लिए नाहल हो जाएगा। शरईया में होता है बंदा सारी उम्र के लिए नाहल ना, ये पता ना आपको, और मुझे कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अब ये रेक्टिफिकेशन शुरू हो गई है और इसके हवाले से मजीद कवानीन भी बनेंगे। इफ्तिखार साहब ने शुरू में एक बात की थी कि बाद चीज़ों का फैसला उस वक्त होता है जब आपको उससे पालना पड़े। तो इस दौरान ये जो कुछ किया गया, ये प्रोजेक्ट था जो पिटा है बहुत बुरे तरीके से, प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान कह लें उसको, तो उसमें कुछ नई चीज़ें भी सामने आई हैं। अभी इस हवाले से और कानून साजी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, जावेद साहब और इफ्तिखार साहब। मुल्क को किस तरह से ट्रैक पर लाना है, जो मुआशरी अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसके लिए तो मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि मुल्क के अहम फैसले कब तक मुल्क से बाहर होते रहेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।